बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुरा गांव में सारे किसान रहा करते थे। लेकिन वहाँ एक ऐसा किसान था, वो खेती बाड़ी न करते हुए वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा था। उसका नाम था ढोलाराम। वो अपने मिट्टी से घड़ों को बनाकर बाजार में जाकर बेचा करता था। वो बहुत प्यारा था। सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाकर वो मिट्टी को लाकर अपने घर के सामने ही मिट्टी के घड़ों को बनाता था। सुबह सुबह वो अपना काम शुरू किया करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो? आज सुबह सुबह मुझे चाय नहीं पिलाई। इतनी देर कहाँ रुकी हुई हो? आ जाओ, मुझे चाय पीनी है। मैं जंगल जाकर मिट्टी लेकर आया हूँ। ओ भाग्यवान, चाय लेकर आ गई क्या? ढोलाराम जी, आप भी ना सुबह सुबह कितना शोर करते हो। मैंने आपके लिए चाय बनाकर रखी है, इलायची वाली। बहुत अच्छा स्वाद आएगा आपको पीते समय। आपको पता है, जब भी आप मिट्टी लेने के लिए जाते हैं तब तक मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सी चाय बनाकर रखती हूँ। फिर भी आप सुबह सुबह मुझे चिल्लाकर बुलाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। आदत से मजबूर हूँ भाग्यवान। जब तक सुबह सुबह तुम्हारी डांट न खाऊं तो एक इलायची वाली चाय भी स्वादिष्ट नहीं लगती मुझे। इसलिए मैं तुम्हें हर रोज डांट कर बुलाता हूँ, ताकि तुम आकर गुस्से में मुझे 4 गालियाँ दो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत हो गई बातें मुझसे। अब हंसना बंद करके अपना काम कीजिए। जाइए जाइए। और ढोलाराम जी, आपको पता है, आज आप जब एक घड़े बेचने के लिए जाएंगे तो वापस आकर मुझे गजरा ला कर देंगे। आपको याद है ना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आज बाजार से मेरे लिए एक बहुत बढ़िया सा स्वाद भरा गजरा लेकर आएंगे। मेरी भाग्यवान का हुक्म मेरे सर आंखों पर। आज बहुत सारे गजरे लेकर आऊंगा, तुम देखती ही रहना भाग्यवान। और वो दोनों जोर जोरों से हंसने लगते हैं। ढोलाराम की पत्नी चंदा अभी तक मां नहीं बनी थी। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके घर में बहुत ही सुख समाधान था। वो दोनों एक दूसरे का साथ देकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जी रहे थे। अपने दुखों को पीछे छोड़कर वो एक दूसरे के सुखों का ख्याल रखते हुए अपना घर संसार चला रहे थे। ढोलाराम सारे मिट्टी के घड़ों को अपने सिर पर रखकर बाजार की ओर बेचने के लिए निकलता है और रास्ते में जाते समय अपनी धुन में ही गुनगुनाते हुए हो जाता है। इस ढोलाराम के घड़ों को देखो, ठंडा ठंडा घड़ा, ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। और वो बाजार में अपने घड़ों को सेट करके वहाँ बेचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बाजार में बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे थे, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। उसके बगल में ही एक बिरयानी वाला स्टॉल था। वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन ढोलाराम के यहाँ कोई भी घड़ा खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। ढोलाराम दुखी होने ही वाला था, तभी वहाँ दौड़ते दौड़ते एक सेठ उसके पास आता है। भैया, तुम घड़ा बेचने वाले हो ना? ठंडा ठंडा घड़ा है ना तुम्हारा? भैया, मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं बिरयानी का स्वाद चखने के लिए आया था। बहुत दिनों से मैं ये मिट्टी का घड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला ऐसा मिट्टी का घड़ा। यहाँ बिरयानी खाते समय मुझे बहुत ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। तब मैंने बिरयानी वाले से पूछा, अरे भाई, ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है?
तब उसने कहा कि एक घड़ा वाला है ना, उसके घड़े बहुत ठंडे ठंडे हैं और अपने यहाँ बहुत अच्छा घड़ा भी बेचता है ओ, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए। हाँ सेठ, देखिए मेरे घड़ों को, मेरे सारे घड़े अच्छे हैं। आप जिस भी घड़े का हाथ लगाएंगे और मैं आपको बेचूंगा, लेकिन सही दाम पर, अपना सही दाम लेकर ही मैं घड़ा बेचता हूँ। भैया तुम्हारे सारे घड़े रेखे हैं, लेकिन मुझे तो ये ऊपर वाला घड़ा ही बहुत पसंद आया। बोलो अब दाम इसका क्या दोगे? सेठ, कर दी ना आपने बात। मेरे सारे घड़ों की कीमत एक ही होती है और 100 के नीचे मैं 1 रुपया भी नहीं लेता। मेरा एक घड़ा मैं 100 रुपए को बेचता हूँ। इतना महंगा घड़ा? अरे मैंने आज तक तो भैया महंगा घड़ा नहीं देखा 100 रुपए का। अरे भैया जरा देख कर तो बताओ ना, 100 रुपए बहुत होते हैं। मैं कितनी दूर से आया हूँ, मेरे नाती के लिए मैं घड़ा खरीद रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा कर दो ना। मैं इस घड़े का 80 रुपए देता हूँ, तुम्हें जमता है तो मुझे बेच सकते हो भैया, लेकिन मुझे घड़ा चाहिए। विचार कर कर मुझे बताना भैया। सेठ, मैं 100 रुपए से नीचे 1 रुपया भी कम नहीं लेता, लेकिन आपने सुबह सुबह अपने नाती का जिक्र किया, इसलिए मैं ये घड़ा आपको 80 में बेचता हूँ। लेकिन किसी को बताना मत मैंने 80 को बेचा, मेरा सारा नुकसान हो जाएगा सेठ। सुबह सुबह चिंता मत करना भैया, शाम तक तुम्हारे सारे घड़े बिक जाएंगे। ये सेठ की जुबान है। तुमने मेरे नाती के लिए 20 रुपया कम किया ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी आज मिलेगा। धन्यवाद भैया। और सेठ वहाँ से एक घड़ा लेकर जाता है, और जैसे ही सेठ वहाँ से एक घड़ा लेकर जाता है, वैसे ही वहाँ ढोलाराम के यहाँ गिराइक पर गिराइक लग जाता है घड़े के लिए। और देखते ही देखते ढोलाराम के सारे घड़े शाम तक खत्म हो जाते हैं। आज तो ढोलाराम बहुत खुश था, सारे घड़े बेच डाले और जिस तरह से उसने अपने पत्नी को वादा किया था, उस तरह से उसने अपने पत्नी के लिए एक फूलों का हार गजरा ले लिया और वो अपने घर की ओर निकल जाता है। गांव के बाहर एक सुंदर सा झील था। उस घाट पर गांव की सारी औरतें शाम को पानी भरने के लिए आते और वहाँ गपशप करने लगती हैं। वो चंदा के विषय में बहुत बुरा भला कहती है, क्योंकि चंदा को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। वो उसको नीचा दिलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। घाट पर आकर उसकी ही बुराई किया करती थी और हंसती थी। वो चारों औरतें एक दूसरे से बातें किया कर रहे थे। तभी एक औरत को चंदा की आने की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सच में चंदा वहाँ आ रही थी। अरे ओ चंदा ही ना, कैसी औरत है, अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुई, लेकिन इतना इतराती है जैसे 2 बच्चों की माँ है। कल ही देखो मेरा नीचे जमीन पर गिर गया, खेलते खेलते उसे चोट आ गई तो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। इतने में चंदा वहाँ आती है। घाट पर जब चंदा आती है तब उन चारों में से एक औरत चंदा को बहुत बुरा भला कहती है। उसे कहती है, अरे अभी तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, कैसी औरत हो अपशकुनी। अरे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन एक बच्चा तुम्हें नहीं दे पाई अपने संसार को। तो इस पानी को अपशकुन करके हमारे सारे घर वालों को तुम अशुद्ध कर दोगी। हमारे पानी भरने के बाद ही तुम यहाँ से पानी भरना। जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक तुम हमारे यहाँ पानी भरने के लिए आना मत। तुम्हारे छूने से पानी भी दूषित हो जाएगा, समझ रही हो?
वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। हम चारों हैं और तुम अकेली हो। चंदा उसकी बातें सुनती है और मन ही मन मुस्कुराती है। उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर वो औरत बहुत ज़्यादा भड़कती है और चारों औरतें पानी भर के अपने घर की ओर निकल जाती है। और चंदा उन चारों को देखकर बहुत मुस्कुराती है। उन चारों के शब्द का परिणाम चंदा पर कभी नहीं होता और ना ही वो अपने मन को उन चारों के शब्दों को लगा कर रखती है। उन चारों के जाने के बाद चंदा भी घाट पर पानी भरने के लिए जाती है और बहुत आनंद से घाट से पानी भरती है। और जब वो घाट से पानी भरकर अपने घर की ओर जाती है तो उन लोगों की बातें याद करके वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसे यह लगता है कि दूसरों के शब्दों के अनुसार हम अपने सुख दुख को नहीं बांट सकते। अरे लोगों को क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनाते रहेंगे, अच्छा करो या बुरा। चंदा अपने घर की ओर घाट में से पानी भर कर आती है और यहाँ ढोलाराम अपने सारे गड़ों को बेचकर शाम को अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक गाय का बछड़ा दिखाई देता है। वो बहुत छोटा था। वो इधर उधर देखता है लेकिन गैया कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब वो उस बछड़े के पास चला जाता है और बहुत प्यार से उससे पूछता है, अरे बेटा, यहाँ तुम अकेले हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारे सारे साथीदार कहाँ हैं? इस घाट पर तुम अकेले ही मुझे नजर आ रहे हो। तुम्हारे सारे घर परिवार कहाँ गए? तुम इतने छोटे हो और अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ उधर भटकना मत। अगर भटकते रहोगे तो तुम्हारे घर से दूर चले जाओगे। मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ। चराई करते करते मैं मेरे माँ और भाइयों से कब बिछड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं रोते रोते यहाँ आ गया। मुझे लगा मेरी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरी माँ या बहन आ जाएगी, लेकिन कोई नहीं आया। लगता है मैं बहुत दूर आ गया चराई करते करते। अरे चिंता क्यों करते हो? इस ढोलाराम के होते हुए तुम अकेले कैसे? चलो तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हारी माँ और बहनें नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे और मेरे पत्नी के साथ रहना। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो, अगर यहाँ रहोगे तो कोई जानवर आकर तुम्हें खा लेगा। इससे बेहतर मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जाता हूँ। ढोलाराम की बातें सुनकर बछड़ा भी ढोलाराम के साथ उसके घर के लिए निकल जाता है। ढोलाराम अपने उस बछड़े को लेकर अपने घर आता है। भाग्यवान, जरा बाहर तो आ जाओ। देखो देखो, हमारे यहाँ एक नन्हा सा मेहमान आया है। देखो देखो, जल्दी जल्दी आओ, आरती की थाल लेकर आओ। बहुत प्यारा नन्हा सा मेहमान है। ढोलाराम की बातें सुनकर चंदा अंदर से दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। उसे लगा कि ढोलाराम को चाय चाहिए और चाय के बहाने से वो कुछ भी बोल रहा है, इसलिए वो थाल के बदले चाय लेकर आती है। अरे सच में आप कोई नन्हा सा मेहमान लेकर आए? मुझे लगा शाम का समय आपको चाय चाहिए। बहाने बना रहे हो, मेरे खींच रहे हो, इसलिए मैं चाय लेकर आई। मुझे माफ करना। ये कौन है और आपको कहाँ से मिला? अरे मैं अपने घर की ओर लौट रहा था ना, तब रास्ते में ये मुझे मिला। ये अपने माँ से बिछड़ गया है। सोचा हमारे यहाँ हम रख ले और जब तक उसकी माँ नहीं मिल जाती तब तक हम उसे अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा कर दे। इस विचार से मैं यहाँ लेकर आया उसे। हमारे यहाँ कोई बच्चा भी नहीं। ढोलाराम की बातें सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगा और वो दोनों उस बछड़े को अपने बच्चों की तरह पालने लगे।
ढोलाराम ने अपने बच्चे का नाम गोलू रखा। गोलू अपने ढोलाराम के साथ हर सुबह जंगल में जाता है और मिट्टी लेकर आता है। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलने लगी। ढोलाराम अपने मिट्टी के घड़े बनाता और चंदा अपने गोलू को बहुत लाड़ प्यार किया करती, उसे खाना देती, उसके पीठ से हाथ फिराकर उसे बहुत सारा प्यार करती और फिर बाद में जाकर अपने पति को हाथ बटाती। ऐसा ही उनका संसार चल रहा था। वो दोनों बहुत खुश थे गोलू को पाकर। जब से गोलू उनके घर आया है तब से उनके खुशियों में 2 गुना ज़्यादा चांद लगा है। अजी मेरी बात सुनिए ना, हम गोलू को अब किसी को नहीं देंगे। हमारे बच्चे की जगह उसने ले ली है। जब से वो हमारी ज़िंदगी में आया है तब से हमें बहुत सुकून मिला है। आप भी ये जानते हैं ना। ऐसे ही ढोलाराम और उसकी पत्नी बहुत आनंद से अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन एक दिन जब ढोलाराम अपने गोलू के साथ मिट्टी लेने के लिए जाता है तब एक अनोखी ही घटना उनके साथ घटती है। गोलू के साथ ढोलाराम एक टेकड़ी पर मिट्टी लेने के लिए चला जाता है। तब वहाँ बहुत सारी आवाज़ें उसे सुनाई देती है। ढोलाराम इधर उधर देखता है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तब उसके सामने गोलू को एक रस्सी में से कोई बांध रहा था। ये देखकर ढोलाराम बहुत परेशान हो जाता है। कौन हो तुम और मेरे गोलू को क्यों बांध रहे हो? जल्दी मुझे बताओ। मेरे गोलू को ऐसे रस्सी से बांधने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें मार दूंगा अगर मेरे गोलू को नहीं छोड़ा तो। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हारा ये गोलू मेरे चंगुल से आज़ाद नहीं होगा। एक सवाल और तुम्हारा गोलू आज़ाद। तुमने मेरे बिना अनुमति के मेरे मिट्टी को छूने की कोशिश की तो इसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अच्छा, पूछो तुम्हारा सवाल, मैं जवाब दूंगा। इस जगत में सबसे ताकतवर क्या है, भरोसा या प्यार? अगर गलत जवाब मिलेगा तो तुम्हारा गोलू तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। सोच समझकर जवाब देना ढोलूराम। भरोसा सबसे ताकतवर भरोसा है। जहाँ भरोसा होता है वही प्यार होता है। जब भरोसा ही नहीं तो प्यार किस काम का। इसलिए सबसे ताकतवर भरोसा है। अगर भरोसे के बिना कोई प्यार करे तो वो प्यार ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। सही जवाब दिया तुमने ढोलूराम। अगर तुम्हारे गोलू को चाहते हो तो अभी के अभी तुम्हारा दाहिना हाथ काट कर मुझे दे दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा गोलू मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। उस घोंसले की बातें सुनकर ढोलूराम एक समय न बिताते हुए अपना हाथ काटने के लिए उस घोंसले के सामने आता है और अपना हाथ काटने लगता है। रुक जाओ ढोलूराम। अगर तुम्हारी पत्नी को ये पता चला कि तुमने हाथ काट दिया गोलू के लिए तो तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी? अरे घोंसले, मेरी पत्नी भी अगर यहाँ होती मेरी जगह तो यही करती, क्योंकि हम एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते हैं। इसी वजह से हम दोनों में बहुत प्यार है और इसी विश्वास से हम दोनों आज तक अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। इसलिए विश्वास ही सबसे ताकतवर इस जग में है। इसलिए मैं अपना हाथ काट कर तुम्हें देता हूँ। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं तुमसे। मेरा गोलू मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहेंगी बिना हाथ के भी। उसकी बातें सुनकर जादुई घोंसला बहुत प्रसन्न हुआ और ढोलूराम को एक जादुई घड़ा दे दिया और कहने लगा, ये जादुई घड़ा तुम्हारे आगे के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसका
अच्छे से इस्तेमाल करना। मुझे विश्वास है तुम सच्चे और नेक दिल हो, इसी वजह से ये जादुई घड़ा तुम्हारे पास सेफ रहेगा और अब तुम अपने गोलू राम को लेकर जा सकते हो। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं वैसे ही उसे एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलती है। चंदा उसे बताती है कि चंदा माँ बनने वाली है। डोलू राम के घर में खुशियों का पिटारा ही लग गया, मानो जैसे गोलू आ गया वैसे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं इस दुनिया में।